रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने नोटिस किया है, आपका फोकस पहले जैसा नहीं रहा। 5 मिनट भी बिना मोबाइल के नहीं रह पाते। काम करते करते अचानक रील्स खोल लेते हो और फिर खुद से कहते हो, यार मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच क्या है पता है? आप वीक नहीं हो, आपका फोकस चुरा लिया गया है। हां, चुरा लिया गया है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हर दिन, हर सेकंड आपका ध्यान खींच रहा है। आज इस वीडियो में आप जानोगे आपका फोकस कौन चुरा रहा है, क्यों आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और कैसे आप अपना फोकस वापस ला सकते हो। यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हमारी पीढ़ी की कहानी है। एक ऐसी पीढ़ी जिसके पास दुनिया की सारी जानकारी है लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं है। हमेशा बिजी पर कुछ प्रोडक्टिव नहीं, हमेशा कनेक्टेड पर अंदर से अकेले। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा लैक ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन क्या हो अगर ये सबसे बड़ा झूठ हो? क्या हो अगर तुम्हारा फोकस, तुम्हारी इच्छा शक्ति तुमसे जानबूझकर छीनी जा रही हो? और अगर ऐसा है तो क्या तुम उसे वापस पा सकते हो? आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। ये कहानी शुरू होती है एक इंसान से, जोहन नहरी, एक लेखक, एक पत्रकार, एक ऐसा इंसान जो हमारी ही तरह एक गहरी खाई में गिर रहा था। जोहन को महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। वो किताबें जो वो घंटों तक पढ़ सकता था, अब कुछ पन्ने भी भारी लगते थे। वो गहरे कॉन्वर्सेशन अब छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेजेस में सिमट गए थे। उसका दिमाग जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर गया था। पहले उसने खुद को दोष दिया, मैं लेजी हो गया हूं, मुझ में विल पावर खत्म हो गया है। उसने अपनी गलतियों की एक लंबी लिस्ट बनाई। उसने वो सब कुछ ट्राई किया जो हम सब करते हैं। प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड किए, टाइम मैनेजमेंट के तरीके सीखे, खुद से सख्त वादे किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। हर बार वो वापस उसी साइकिल में लौट आता था। डिस्ट्रैक्शन, गिल्ट एंड फेलियर। एक दिन अपने भतीजे को देखते हुए, जिसे वो बचपन से जानता था, जोहन का दिल टूट गया। वो बच्चा जो कभी घंटों तक लीगो से खेलता था, अब अपनी नजरें एक स्क्रीन से हटा नहीं पाता था। उसकी आंखों में वही बिखराव था, वही बेचैनी जो जोहन ने खुद महसूस कर रहा था। और उस पल एक भयानक सच उसके सामने आया। दिस वॉज नॉट पर्सनल, दिस वॉज सिस्टेमिक। ये सिर्फ मेरी या इस बच्चे की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये एक हमला है हमारे ध्यान पर, हमारी सोच पर, हमारी इंसानियत पर। यह रियलाइजेशन उसका ब्रेक डाउन मोमेंट था, लेकिन यह उसका टर्निंग पॉइंट भी बना। उसने फैसला किया, वो इस अदृश्य दुश्मन को ढूंढेगा। वो समझेगा कि हमारा फोकस कौन, क्यों और कैसे चुरा रहा है। जोहन ने अपना फोन 3 महीनों के लिए बंद कर दिया। वो दुनिया भर में निकला, सिलिकॉन वैली के इंजीनियर से मिला जिन्होंने ये एडिक्टिव टेक्नोलॉजी बनाई, न्यूरोसाइंटिस्ट से मिला जो दिमाग पर इसके असर को स्टडी कर रहे थे, मनोवैज्ञानिकों से मिला जो हमारी इच्छा शक्ति की कमजोरियों को समझते थे। और जो सच उसे मिला वो चौंकाने वाला था। उसने अपनी इस पूरी यात्रा को एक किताब में उतारा, स्टोलन फोकस। ये किताब कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये उस युद्ध की कहानी है जो तुम्हारे दिमाग के लिए लड़ा जा रहा है और अभी तुम हार रहे हो। किताब का पहला बड़ा धमाका एक सीधी और असुविधाजनक सच्चाई है, दी प्रॉब्लम इज नॉट यू, समस्या तुम नहीं हो। इस लाइन को फिर से सुनो, समस्या तुम नहीं हो। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो हर चीज के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराता है। मोटे हो,
तुम्हारी गलती। गरीब हो, तुम्हारी गलती। फोकस नहीं कर पाते, तुम्हारी गलती। जोहन हरी कहते हैं, ये इंडिविजुअल ब्लेमिंग कल्चर उस सिस्टम को बचाता है जो असल में हमें बीमार कर रहा है। कल्पना करो, तुम एक मधुमक्खी हो और किसी ने तुम्हारे पूरे छत्ते में जहरीला धुआं भर दिया है। अब तुम उड़ नहीं पा रही, शहद नहीं बना पा रही। क्या ये तुम्हारी गलती है या उस जहरीले धुएं की? आज हम सब उन मधुमक्खियों की तरह हैं और वो जहरीला धुआं है हमारा मॉडर्न एनवायरनमेंट, खासकर वो टेक्नोलॉजी जिसे तुम अपनी जेब में लेकर घूमते हो। सिलिकॉन वैली में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर दी प्रोडक्ट, यू आर दी प्रोडक्ट। अगर तुम किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे तो तुम खुद ही वो चीज हो जिसे बेचा जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये फ्री नहीं है, तुम इनकी कीमत चुकाते हो। अपने समय से, अपने ध्यान से, अपनी लाइफ एनर्जी से। इन एप्स का बिजनेस मॉडल क्या है? तुम्हें स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना। क्यों? क्योंकि जितनी देर तुम रुकोगे उतने ज्यादा एड्स तुम देखोगे और उन्हीं एड्स से ये कंपनियां खरबों डॉलर कमाती है। तुम्हारा अटेंशन उनकी करेंसी है और वो इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। जोहन ने उन लोगों से बात की जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे हर फीचर को साइकोलॉजी के गहरे प्रिंसिपल्स पर डिजाइन किया जाता है। इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, ताकि तुम कभी अंत तक न पहुंचो। लाइक्स और कमेंट्स का सिस्टम, ताकि तुम्हारा ब्रेन सोशल वैलिडेशन के लिए तरसे। रेड नोटिफिकेशंस, जो तुम्हारे दिमाग के अलार्म सिस्टम को ट्रिगर करती है जैसे कोई खतरा हो। ये सब मिलकर एक कॉकटेल बनाते हैं, डोपामाइन हिट्स का कॉकटेल। डोपामाइन वो केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड और प्लेजर महसूस कराता है। जब तुम एक लाइक देखते हो, तुम्हें एक छोटा सा हिट मिलता है। जब तुम एक नई रील देखते हो, तुम्हें एक और हिट मिलता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इन छोटे छोटे तेज हिट्स का आदी हो जाता है। उसे अब एक किताब पढ़ने में, एक गहरी सोच में या एक लंबी बातचीत में मजा नहीं आता, क्योंकि वहां डोपामाइन हिट स्लो और माइल्ड है। तुम्हारा ब्रेन फास्ट फूड का आदी हो चुका है। उसे अब घर का बना पौष्टिक खाना पसंद नहीं। और यहीं पर तुम खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करने लगते हो। तुम सोचते हो, मुझ में क्या कमी है? तुम खुद से लड़ते हो। लेकिन तुम यह नहीं समझते कि तुम अकेले नहीं लड़ रहे। तुम्हारे दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ब्रिलियंट हजारों इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट्स की फौज है, जिनका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा अटेंशन हैक करना। यह एक अनफेयर लड़ाई है। यह तुम्हारी विल पावर की लड़ाई एक अकेले इंसान से नहीं है। यह तुम्हारी विल पावर की लड़ाई एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री से है। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने सोशल मीडिया बंद करने का सोचा और 5 मिनट बाद खुद को वही पाया? कितनी बार तुमने रात में फोन दूर रखने का वादा किया और आधी रात को उसे उठाते हुए पाया? यह तुम्हारी हार नहीं थी, यह उस सिस्टम की जीत थी जिसे तुम्हें हराने के लिए ही बनाया गया है। द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डिसिप्लिन, इट्स अवेयरनेस। यह समझना कि दुश्मन बाहर है, तुम्हारे अंदर नहीं। जब तुम लड़ना बंद कर देते हो और समझना शुरू करते हो, तभी तुम अपनी शक्ति वापस पाने का पहला कदम उठाते हो। एक बार जब जोहन को यह समझ आया कि समस्या एनवायरनमेंट की है, तो उसने एक और गहरा सवाल पूछा, अगर हमारा ध्यान इतना महत्वपूर्ण है तो फोकस असल में है क्या? और यहां उसे एक और चौंकाने वाली इंसाइट मिली। जोहन हरी लिखते हैं, फोकस इज नॉट अ स्किल, इट्स अ स्टेट दैट रिक्वायर्स द राइट कंडीशंस। फोकस कोई हुनर नहीं है, ये एक अवस्था है और हर अवस्था को पैदा होने के लिए सही माहौल चाहिए होता है। जैसे नींद एक अवस्था है, तुम सोने की कोशिश नहीं कर सकते, तुम बस सोने के लिए सही माहौल बना सकते हो। अंधेरा कमरा, शांति, एक आरामदायक बिस्तर। जब माहौल सही होता है, नींद अपने आप आ जाती है।
फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम फोकस करने की कोशिश नहीं कर सकते अगर तुम्हारा माहौल खराब है, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे बगल में पड़ा है और उसकी स्क्रीन हर 2 मिनट में जल उठती है, अगर तुम्हारे लैपटॉप पर 10-20 टैब्स खुले हैं, अगर तुम एक ही समय पर ईमेल का जवाब भी दे रहे हो, गाने भी सुन रहे हो और अपना काम भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम फोकस नहीं कर रहे, तुम बस अपने दिमाग को टॉर्चर कर रहे हो। अपना फोकस बढ़ाना चाहते हो तो मोबाइल फोन, टीवी और वीडियो जैसी सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो। अगर कोई काम करना चाहते हो तो उस काम को पहले कागज पर छोटे छोटे टुकड़ों, स्टेप्स में बांट लो। फिर एक एक करके हर छोटे टास्क को पूरा करना शुरू करो। एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दो। वैज्ञानिक इसे द स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। जब तुम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो, चाहे कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, तुम्हारे दिमाग को रिकैलिब्रेट करने में एनर्जी और समय लगता है। यह स्विचिंग कॉस्ट तुम्हारे मेंटल रिसोर्सेज को खत्म कर देती है। दिन के अंत तक तुम पूरी तरह ड्रेन महसूस करते हो, भले ही तुमने कोई गहरा काम न किया हो। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। इंसानी दिमाग एक समय पर एक ही चीज पर कॉन्शियस अटेंशन दे सकता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम मल्टीटास्क कर रहे हो, असल में तुम बहुत तेजी से टास्क्स के बीच स्विच कर रहे हो और हर स्विच के साथ तुम थोड़ा फोकस, थोड़ी क्लैरिटी और थोड़ी मेंटल एनर्जी खो देते हो। याद करो वो दिन जब तुम सुबह उठे थे पूरे मोटिवेशन के साथ, आज मैं ये काम खत्म कर दूंगा। तुम बैठे, लैपटॉप खोला और फिर चलो बस एक बार ईमेल देख लेता हूं। अरे ये नोटिफिकेशन किसका है? 2 मिनट सोशल मीडिया देख लेता हूं, फिर शुरू करूंगा। 2 घंटे बाद तुमने सब कुछ किया है सिवाय उसे काम के जिसे करने तुम बैठे थे, और अब तुम्हारे अंदर एनर्जी भी नहीं बची। फ्रस्ट्रेशन है, सेल्फ डाउट है। क्या यह तुम्हारी कंसिस्टेंसी की कमी थी? नहीं, यह तुम्हारे एनवायरनमेंट की जीत थी। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें फेल करने के लिए डिजाइन किया गया था और वो कामयाब हो गया। शायद तुम सोच रहे हो, लेकिन मैं अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदल सकता हूं? मेरा काम ही ऐसा है, मुझे हर समय कनेक्टेड रहना पड़ता है। ये एक वैलिड सवाल है। हम जंगल में जाकर नहीं रह सकते, लेकिन ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन यह है, तुम्हें अपना पूरा एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी जिंदगी में फोकस के लिए छोटे छोटे आइलैंड्स ऑफ साइलेंस बनाने हैं। संरक्षित द्वीप जहां बाहर का शोर तुम तक न पहुंच सके। यह तुम्हारी इंटरनल रेजिस्टेंस का पल है। यह मानने का डर कि शायद तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। यह मानने का डर कि शायद तुम्हें ऑलवेज अवेलेबल नहीं रहना है। लेकिन असली आजादी इसी रियलाइजेशन में है। योर अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मोर देन टाइम, मोर देन मनी। और तुम ये तय करने का अधिकार रखते हो कि तुम इसे कहां इन्वेस्ट करोगे। जब तुम अपने माहौल को एक पैसिव बैकड्रॉप की तरह देखना बंद कर देते हो और उसे एक एक्टिव फोर्स की तरह पहचानते हो, तब तुम एक विक्टिम से एक आर्किटेक्ट बन जाते हो। अपने दिमाग का आर्किटेक्ट, अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट। प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या है? अगली बार जब तुम काम करने बैठो तो सिर्फ एक चीज बदलो, अपना फोन उठाकर दूसरे कमरे में रख दो, सिर्फ 1 घंटे के लिए, और उस 1 घंटे के जादू को देखो, उस साइलेंस की शक्ति को महसूस करो। वही तुम्हारा पहला कदम है अपनी खोई हुई अवस्था को वापस पाने का। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां चीजें बदलनी शुरू होती है। ट्रांसफॉर्मेशन। अगर समस्या सिस्टम और एनवायरनमेंट में है तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? क्या हमें पहाड़ों पर चले जाना चाहिए? जोहन हरी कहते हैं, नहीं, यह लड़ाई छोड़कर भागने के बारे में नहीं है। यह लड़ाई लड़ने के सही तरीके सीखने के बारे में है। यह डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव होने के बारे में है। यहां हम 3 बड़े मेंटल शिफ्ट्स की बात करेंगे जो किताब के कोर आइडियाज पर आधारित है। यह कोई टू डू लिस्ट नहीं है,
ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। पहला शिफ्ट है रिक्लेम द डेप्थ्स, गहराई को पुनः प्राप्त करो। हमारी मॉडर्न लाइफ एक उथले समुद्र की तरह हो गई है। सतही जानकारी, सतही रिश्ते, सतही काम। हम लहरों के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं और थक रहे हैं, जबकि असली खजाना गहराई में छिपा है। डीप वर्क, यह कॉल न्यूपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसे जोहन हरी बहुत महत्व देते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर किसी मुश्किल काम को करना। यह वो अवस्था है जहां तुम नई स्किल्स सीखते हो। यह वो अवस्था है जहां तुम कुछ नया क्रिएट करते हो। यह वो अवस्था है जहां तुम सच में ग्रो करते हो। तुम्हारा दिमाग एक मसल की तरह है। जब तुम जिम जाते हो तो तुम हल्के फुल्के वजन उठाकर बॉडी नहीं बना सकते। तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए। तुम्हें मसल को चैलेंज करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्टेड वर्क यानी मल्टीटास्किंग और नोटिफिकेशंस के बीच काम करना 1 किलो का डंबल उठाने जैसा है। तुम बिजी दिखते हो पर कोई ग्रोथ नहीं होती। डीप वर्क 20 किलो का डंबल उठाने जैसा है। ये मुश्किल है, इसमें पसीना आता है, लेकिन रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग होते हैं। सोचो एक राइटर के बारे में जिसे एक किताब लिखनी है। अगर वो रोज 8 घंटे नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया के बीच लिखने की कोशिश करे तो शायद वो महीनों में एक चैप्टर भी न लिख पाए। लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 90 मिनट, सुबह सबसे पहले, बिना फोन, बिना इंटरनेट, सिर्फ वो और उसका ब्लैंक पेज, तो वो कुछ ही महीनों में पूरी किताब लिख सकता है। वो 90 मिनट उसकी जिंदगी बदल देंगे। यही डीप वर्क की शक्ति है। अब तुम्हारे मन में वो आवाज फिर आएगी, लेकिन मेरे पास 90 मिनट नहीं है। मेरा काम मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या सच में तुम्हारे पास समय नहीं है, या तुम्हारे पास करेज नहीं है अपने समय को प्रोटेक्ट करने का? क्या सच में तुम्हारा काम तुम्हें इजाजत नहीं देता, या तुमने कभी इजाजत मांगने की हिम्मत ही नहीं की? द breakthrough is realizing that 1 hour of deep, uninterrupted work is more valuable than 8 hours of fragmented, distracted work. Quality of focus is more important than quantity of time. शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगेगा। तुम्हारा दिमाग, जो फास्ट डोपामाइन का आदी हो चुका है, विद्रोह करेगा। तुम्हें बेचैनी होगी, बॉर्डम महसूस होगा। तुम्हारा हाथ बार बार फोन के लिए तरसेगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो इस डिस्कम्फर्ट को फेलियर मान लेते हैं। वो सोचते हैं ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच ये है, ये डिस्कम्फर्ट और फेलियर का संकेत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा ब्रेन रीवायरिंग की प्रोसेस में है। यह विथड्रॉल सिम्टम है, और अगर तुम इसे पार कर गए तो दूसरी तरफ क्लैरिटी और पावर है। प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या है? कल से शुरू करो। सिर्फ 30 मिनट अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए 30 मिनट का एक सेक्रेट स्लॉट बनाओ। फोन साइलेंट नहीं, ऑफ या दूसरे कमरे में, इंटरनेट बंद, और बस उस एक काम पर बैठो। अगर तुम 5 मिनट भी फोकस कर पाए तो यह एक जीत है। कल 6 मिनट करना, फिर 10, फिर 15। धीरे धीरे तुम अपनी गहराई को वापस जीतना सीख जाओगे। दूसरा मेंटल शिफ्ट है एम्ब्रेस द वॉइड। शून्यता को गले लगाओ। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हमारी पूरी संस्कृति हमें सिखाती है बी प्रोडक्टिव, बी बिजी, डोंट वेस्ट टाइम। खाली बैठना मतलब समय बर्बाद करना। बॉर्डम हमारा दुश्मन है। जोहन हरी कहते हैं ये एक और झूठ है। बॉर्डम तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बॉर्डम तुम्हारे दिमाग का रीसेट बटन है। जब तुम लगातार स्टिम्युलेशन में रहते हो, म्यूजिक, पॉडकास्ट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, तुम्हारा दिमाग कभी भी शांत नहीं होता। वो कभी भी जानकारी को प्रोसेस नहीं कर पाता। वो कभी भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाता।
क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि सबसे अच्छे आइडियाज तुम्हें कब आते हैं? शावर में, वॉक करते हुए, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन पलों में तुम्हारा दिमाग एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन से आजाद होता है। वो भटकने के लिए फ्री होता है। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, तब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वो तुम्हारी यादों को जोड़ता है, भविष्य के लिए प्लानिंग करता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढता है। जब तुम हर खाली पल को अपने फोन से भर देते हो, लाइन में इंतजार करते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए, तुम अपने दिमाग से ये कीमती भटकने का समय छीन लेते हो। तुम क्रिएटिविटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन का गला घोंट देते हो। यहां तुम्हारा डर सामने आता है, अकेले अपने विचारों के साथ बैठने का डर। क्या होगा अगर मुझे बुरे ख्याल आए? क्या होगा अगर मुझे अपनी चिंताएं याद आ गई? फोन एक परफेक्ट एस्केप है, एक नंबाइनजी एजेंट जो हमें खुद से भागने में मदद करता है। आखिरी बार कब तुम 10 मिनट के लिए बस बैठे थे, बिना कुछ किए, बिना फोन, बिना किताब, बिना म्यूजिक, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें? ये ख्याल ही कितना अनकंफर्टेबल लगता है ना? द ब्रेक थ्रू इज अंडरस्टैंडिंग दैट माइंड वॉन्डरिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. It's vital cognitive process. Boredom is the soil in which creativity and self-awareness grow. जब तुम अपने ब्रेन को डिटॉक्स करते हो, जब तुम उसे कांस्टेंट डोपामाइन हिट से दूर रखते हो, तो वो रीसेट होता है, उसकी सेंसिटिविटी वापस आती है। अब उसे एक किताब पढ़ने में भी उतना ही आनंद आता है जितना एक रील देखने में आता था। उसे एक दोस्त से गहरी बात करने में उतना ही प्लेजर मिलता है जितना सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने में मिलता था। तुम दुनिया की सुंदरता को फिर से देखना शुरू कर देते हो। एक फूल का खिलना, बारिश की बूंदें, किसी की मुस्कान, वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें तुम्हारा ओवरस्टिम्युलेटेड ब्रेन नोटिस करना बंद कर चुका था। प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या है? अपने दिन में वॉइड मोमेंट्स को जानबूझकर शामिल करो। बिना म्यूजिक के वॉक पर जाओ। अपनी कॉफी बिना फोन के पियो। अगली बार जब तुम किसी लाइन में खड़े हो, तो फोन निकालने की बजाय बस अपने आसपास के लोगों को देखो, अपनी सांसों को महसूस करो। स्टार्ट विद जस्ट 5 minutes ऑफ इंटेंशनल बॉर्डम अ डे। ये मेडिटेशन नहीं है, ये बस होना है, बीइंग, नॉट डूइंग। और इस शून्यता में तुम खुद को वापस पाओगे। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण मेंटल शिफ्ट है बिकम द सॉवरेन। यह टेक्नोलॉजी को दुश्मन की तरह देखने के बारे में नहीं है, यह टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह देखने के बारे में है जिसका मास्टर तुम हो। अभी रिश्ता उल्टा है, टेक्नोलॉजी तुम्हारी मास्टर है और तुम उसके गुलाम। जोहन नहरी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें व्यक्तिगत इच्छा शक्ति के साथ साथ सामूहिक एक्शन की भी जरूरत है। हमें इन टेक कंपनियों पर रेगुलेशन के लिए दबाव बनाना होगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता, हमें अपनी डिजिटल सॉवरेंटी, अपनी डिजिटल संप्रभुता खुद घोषित करनी होगी। तुम्हारा फोन तुम्हारी पर्सनल स्पेस है, तुम्हारा डिजिटल घर। क्या तुम अपने घर में किसी ऐसे इंसान को रहने दोगे जो तुमसे हर 5 मिनट में कुछ मांगता है, तुम्हारा ध्यान खींचता है और तुम्हें तुम्हारे जरूरी काम करने से रोकता है? नहीं। तो फिर तुमने इन ऐप्स को अपने डिजिटल घर में यह सब करने की इजाजत क्यों दी है? लेकिन मुझे ये ऐप्स चाहिए, मेरे दोस्त वहां हैं, मेरा काम वहां है। अगर मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। FOMO, दी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हें बंधक बनाए रखता है। ये समझने की खुशी कि जब तुम डिजिटल नॉइस को मिस कर रहे हो तो तुम अपनी रियल लाइफ को गेन कर रहे हो। ये समझने की खुशी कि ऑनलाइन स्टेटस से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑफलाइन प्रेजेंस है। ये समझने की खुशी कि 1000 वर्चुअल फ्रेंड्स से बेहतर एक सच्चा दोस्त है जिसके साथ तुम बिना फोन के 1 घंटा बैठ सको। यू आर द किंग ऑफ योर डिजिटल किंगडम। यू डिसाइड हु कम्स इन एंड हु स्टेज आउट। तुम मालिक हो,
प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या है? एक डिजिटल डिक्लटर करो। जैसे तुम अपने घर की सफाई करते हो, वैसे ही अपने फोन की सफाई करो। खुद से हर ऐप के बारे में एक सवाल पूछो, क्या ये ऐप मेरी जिंदगी में रील पॉजिटिव वैल्यू ऐड करता है, या ये सिर्फ मेरा समय और अटेंशन चुराता है? अगर जवाब दूसरा है तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। बी रूथलेस। तुम्हें हैरानी होगी कि तुम कितनी चीजों के बिना आराम से जी सकते हो। सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट सेट करो, दिन में 30 मिनट बस। नोटिफिकेशंस लगभग सभी ऐप्स के लिए बंद कर दो। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि किसने तुम्हारी फोटो लाइक की। द मोमेंट इट हैपेंस। तुम दिन में 1 या 2 बार चेक कर सकते हो, ऑन योर ओन टर्म्स। याद रखो, इफ यू डोंट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विल कंट्रोल यू। अपनी संप्रभुता का दावा करो। आज तो अब हम इस यात्रा के अंत में हैं। हमने देखा कि कैसे हमारा फोकस चुराया जा रहा है। हमने समझा कि यह हमारी गलती नहीं, बल्कि सिस्टम का डिजाइन है, और हमने अपनी शक्ति को वापस पाने के रास्ते देखे। डीप वर्क, बॉर्डम, डिजिटल कंट्रोल। लेकिन अंत में ये टूल्स और टेक्निक्स के बारे में नहीं है, ये एक गहरे सवाल के बारे में है। तुम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो? अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करो और अपने 2 वर्जन्स की कल्पना करो। एक तरफ वो इंसान है जो तुम अभी हो, बिखरा हुआ, डिस्ट्रैक्टेड, हमेशा फोन पर, हमेशा रिएक्ट करते हुए, अपने सपनों को टालते हुए, कल करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। एक जिंदगी जो तुम्हारी है पर जिसे कंट्रोल कोई और कर रहा है। अब दूसरी तरफ एक और इंसान को देखो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, वो वर्जन जो तुम बन सकते हो। ये इंसान शांत है, प्रेजेंट। जब वो काम करता है तो दुनिया भूल जाता है। जब वो किसी से बात करता है तो वो सच में सुनता है। वो सोशल मीडिया पर अप्रूवल नहीं ढूंढता, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। वो बोरियत से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि वही क्रिएटिविटी है। उसने टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी से निकाला नहीं है, उसने टेक्नोलॉजी को उसकी सही जगह दिखा दी है। एक गुलाम की तरह, एक मास्टर की तरह नहीं। ये इंसान कम बिजी है पर ज्यादा प्रोडक्टिव है, कम कनेक्टेड है पर ज्यादा गहरा है। ये इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है ऑन पर्पस। ये दोनों वर्जन्स तुम्हारे अंदर मौजूद है, हर दिन, हर पल, हर चॉइस के साथ। तुम ये तय करते हो कि तुम किसे ताकत दोगे। जब तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो, तुम पहले वर्जन को ताकत देते हो। जब तुम फोन को दूर रखकर 30 मिनट के लिए कुछ गहरा पढ़ते हो, तुम दूसरे वर्जन को ताकत देते हो। यह कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये हर दिन का चुनाव है। एन एक्ट ऑफ रिबेलियन, एक क्रांति अपने ही खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ। तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, तुम्हारा फोकस तुम्हारी जिंदगी है। Where your focus goes, your life goes। तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। आज इसी पल एक डिसीजन लो, मैं अपना फोकस वापस लूंगा, मैं अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लूंगा, मैं अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनूंगा। क्योंकि अंत में जिसका फोकस स्ट्रॉन्ग है, उसी का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। सोचो, अगर तुमने आज अपना फोकस कंट्रोल नहीं किया, तो कल कोई और तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा। तुम्हारा टाइम, तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारे सपने, सब कुछ धीरे धीरे तुमसे छिन जाएगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आज इसी वक्त एक फैसला लो, मैं अपने फोकस का मालिक बनूंगा। मैं डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से बाहर करूंगा। क्योंकि याद रखो, जिसने अपना ध्यान जीत लिया, उसने अपनी जिंदगी जीत ली। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसे इंप्लीमेंट करो। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ बदला हो, अगर इसने आपको उस शक्ति की याद दिलाई हो जो हमेशा से आपके अंदर थी, तो रीडोलॉजी हिंदी के साथ इस यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि किताबें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वो हमें खुद से मिलाती हैं।